हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ इमेजिनेशन। दिस इज पूजा शर्मा। फंडामेंटल राइट्स के जो हमारे पार्ट्स चल रहे थे, दो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं। पहला था समानता का अधिकार और दूसरा स्वतंत्रता का। अब तीसरे के बाद में बात करने वाले हैं, जिसमें है हमारा आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार में दो आर्टिकल्स इससे एसोसिएटेड हैं। पहला है 23, जो कि बलात् श्रम के बारे में बात करता है, और दूसरा है 24। 24 आप देख रहे होगे, मैं इसको बड़ा कर दूं। ये है बच्चों से एसोसिएटेड। 23 ये कहता है कि आपको फोर्सफुली काम जो कराए जाते हैं, बलाश्रम, जिसमें बहुत सारे जैसे देह व्यापार भी इसमें आ जाता है, या फिर आपको, अगर आपको बंधुआ मजदूरी वाला कॉन्सेप्ट पता है, जिसमें जबरदस्ती आपके पूरे पीढ़ियों को इस नाम पे कि आपके फला ने कर्जा लिया था, इस नाम पर आपको जबरदस्ती हमारे यहाँ काम करना है विदाउट पे, और उनकी कुछ बेसिक नीड्स पूरी कर दी जाती हैं। अपार्ट फ्रॉम इट उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था। उसके साथ ही इस तरह का कोई भी काम जो इंसानों से ऐसा काम कराता हो, दैट इज नॉट एक्सेप्टेड, और फंडामेंटल राइट्स के बेस पर उस पर क्लेम किया जा सकता है। दूसरी चीज होगी 24th ऑफ 24th आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज टॉकिंग अबाउट इट इज एसोसिएटेड विद द चिल्ड्रन। जो चिल्ड्रन को फैक्ट्रीज वगैरह में या खतरनाक एरियाज में, कारखानों में काम कराए जाते थे, या आजादी से पहले भी आप देखोगे कि चिमनी सफाई के लिए छोटे बच्चों को यूज किया जाता था। चिमनी में बच्चों को डाल देते थे और वो बच्चे साफ करते हुए निकलते थे। अब वो किस तरह से मर जाते थे, कि काले हो जाते थे, बहुत सारे इनके ऊपर स्टोरीज लिखी हुई हैं, जितनी वर्स कंडीशन होती थी। तो छोटे बच्चे को किसी भी हाल में कारखानों में या ऐसे खतरनाक जगहों पर काम कराने की मनाही है। तो एक ये हो गया बच्चों से एसोसिएटेड, शोषण के विरुद्ध, किसी भी तरह से इंसान का शोषण ना हो सके। हाँ, इसके बाद वाला आर्टिकल है 24 हो गया, 25 से लेकर 28 तक आप देख रहे होगे, ये धार्मिक स्वतंत्रता स्वतंत्रता देता है। धर्म एक इंसान के लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है। अब आप कौन-सा धर्म अपनाना चाहोगे, ये कंप्लीटली आप पर डिपेंड है। इसी बेस पर आप देखोगे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना धर्म चेंज कर लिया था, या फिर लोग कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सारी चीज़ें हैं, या फिर आप जिस धर्म में हो, आपको कोई फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करा सकता। ये सारी जो अधिकार को इसमें है, धार्मिक अधिकार में है। तो आपको अपना धर्म चुनने की अधिकार है, स्वतंत्रता है। उसके बाद ये आप हो गया आर्टिकल 25। अब जब आपको अपना धर्म स्वीकार करने की या अपने हिसाब से जीने की स्वतंत्रता है, या उसे फॉलो करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। इसमें क्या होता है, जो आप देख रहे हो पांडाल लगा के पूजा होती है, या फिर कुछ सर्टेन जगहों पे लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, या फिर गुरुद्वारे के लिए जो अ, जूस नॉट जूस, वो क्या बोलते हैं, गर्मी में जो ये सब चीज़ें बाँटते हैं, या भंडारे लग रहे हैं, या फिर चौकियाँ निकल रही हैं, दैट इज़ पार्ट ऑफ सार्वजनिक आप धार्मिक जो अनुष्ठान होते हैं, या इस तरह की प्रक्रियाएँ होती हैं, या जो भी रिचुअल्स होते हैं, ये सब चीज़ें सार्वजनिक रूप से किया जा सकता है। कुछ लेवल तक इसके लिए स्वतंत्रता भी है, जब तक आप दूसरे के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट ना करें, और ये सब चीज़ें हैं। और अगर आप क्लैश करते हैं, आपस में लड़ाई होती है, तो वो रेस्ट ऑफ द पार्ट है। लेकिन जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता क्या है, दोनों इसके अंदर 25 में मतलब आपकी खुद की, और 26 में क्या कहता है, कलेक्टिवली आप परफॉर्म कर सकते हो। 27वां बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि टैक्स फ्री होता है। रिलीजन में जो भी आप धन या चढ़ाते हो, ऐसे तो हम जो जॉब करते हैं, जितना कमाते हैं, उसका एक सर्टेन अमाउंट आपको टैक्स के रूप में पे करना होता है, या फिर किसी भी फील्ड में हो तो आपको हर जगह में, चाहे किसी भी टाइप का काम कर रहे हो, आपको टैक्स पे करना होता है। बट जो रिलीजियस सेंटिमेंट के थ्रू जो भी चीजें दान दी जाती हैं, उसका टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। हाँ, उसके रिकॉर्ड्स देने पड़ते हैं, लेकिन टैक्स नहीं पे करना होता है। तो ये टैक्स फ्री होता है। ये हो गया 27 में। और 28 में क्लास इसका बनता है धार्मिक शिक्षा या सरकारी, जो सरकारी स्कूल है उसमें मनाही है कि धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, किसी स्कूल में गीता या कुरान या ये सब चीजें पढ़ाई जा रही हैं, तो वो इसके अंतर्गत इस, या मदरसा वगैरह में पढ़ाई जा रही है, तो इसके अंतर्गत इसलिए भी नहीं आती हैं,
की वहाँ पे लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ाई जा रही होती हैं इन ऑर्डर टू टीच द लैंग्वेज। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, तो जहाँ संस्कृत पढ़ाया जाता है वहाँ महाभारत, जैसे मेरी फ्रेंड वगैरह है तो बताती है महाभारत का या अभिज्ञान शाकुंतलम, ये सब उनके टेक्स्ट के पार्ट हैं। क्यों? क्योंकि संस्कृत इन्हीं ये सारे टेक्स्ट जो हैं जो संस्कृत को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें लिखे हुए हैं। तो इसलिए जो ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती है दैट इज़ नॉट द धार्मिक, अ, वो रिलीजियस टेक्स्ट के फॉर्म में नहीं पढ़ाई जाती, वो लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ाई जाती हैं। तो ये हो गया धार्मिक स्वतंत्रता, ये शैक्षिक शैक्षणिक चीज़ें इम्पोज़ नहीं की जाएँगी, शैक्षणिक संस्थानों पर धार्मिक चीज़ें इम्पोज़ नहीं की जाएँगी या सिर्फ़ धार्मिक शिक्षा देने के लिए नहीं बुलाया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। 28 के बाद आप 29 में देखोगे, ये धार्मिक स्वतंत्रता यहाँ तक खत्म, फिर 29 से आ जाती है आपकी सांस्कृतिक और शैक्षणिक स्वतंत्रता। अल्पसंख्यकों के हित के लिए भाषा, इसमें क्या होता है कि अल्पसंख्यकों के हित के लिए जो माइनॉरिटीज़ होते हैं, उनको आप किसी भी संस्थान में एंट्री से नहीं रोकोगे कि आप कम्युनिटी से हो और आपकी जो पॉपुलेशन है कम है, वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अपॉर्च्युनिटी टू बी द पार्ट ऑफ अस, ऐसे आप नहीं बोल सकते हो। आपको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोला है, तो आपको वहाँ पे हर किसी की एंट्री देनी पड़ेगी। हाँ, प्रेफ़रेंस देने के लिए आप उनके लिए अलग से सीट ज़रूर रख सकते हो कि अल्पसंख्यक है, उनको बढ़ावा देने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन रोक नहीं सकते। और दूसरी बात, फिर अगेन अब ज़रूरी नहीं है कि हम एक बारगेह में स्वर्ग बना दें आज़ाद होते भारत को, इस वजह से ये भी चीज़ रखी गई थी कि इन केस अगर अल्पसंख्यक लोगों को अपनी शिक्षा के लिए अगर अपने वो इफ दे आर नॉट कंफर्टेबल टू बी द पार्ट ऑफ मेन स्ट्रीम, अगर वो मेन स्ट्रीम के पार्ट नहीं बनना चाहते हैं तो अपने धार्मिक संस्थान भी खोल सकते हैं, और सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, अपने शैक्षिक संस्थान भी ये खोल सकते हैं। तो ये आ जाएगा इनका, आ जाएगा कहाँ गया ये आपका अगर 30 में हो गया। तो 2 चीज़ याद रखिएगा, पहले तो उनको रोका नहीं जाएगा आप किसी भी संस्थान में एजुकेशन के लिए, और उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए अपना खुद का संस्थान, शैक्षणिक संस्थान खोलने की आज़ादी होगी। ये हो गया 29 और 30। उसके बाद है अ, 31 है पैतृक संपत्ति, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैंने वहाँ पर कहा था ध्यान रखिएगा। एक अर्जित की हुई संपत्ति किसमें थी? 19 में थी, जिसको 300 ए में डाल दिया गया। ये क्या है? पैतृक संपत्ति है। पैतृक संपत्ति में क्या है? 44 ए में 44वां अमेंडमेंट हुआ था, जो कि 1978 में हुआ था। इसमें क्या किया गया था? जो पैतृक संपत्ति, पिता से प्राप्त हुई संपत्ति बच्चों को जो मिलती, इसको शिफ्ट कर दिया गया था। अगेन इसी में आ गया, ये कानूनी अधिकार के श्रेणी में आ गया, ना कि फंडामेंटल राइट। अब ये फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 31 है संवैधानिक संवैधानिक उपचार, बंदी प्रतिष्ठा। अब ये चीज यहाँ खत्म हो गई, अब आता है संवैधानिक उपचार। संवैधानिक उपचार ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट्स है, अगर ये नहीं होता तो सारे फंडामेंटल राइट्स की कोई वैल्यू नहीं है। बिकॉज इफ समबडी इज वायलेट योर फंडामेंटल राइट्स, अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट को खतरा है, तो आप आर्टिकल 32 के के आर्टिकल 32 के बिहाफ पर आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को अपील कर सकते हो। आर्टिकल 32 को छोड़ के क्या कहने वाली थी मैं? आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट का अपील कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, अगर आपको और किसी इश्यू के लिए जाना होता है, तो हर चीज़ के लिए एक हायरार्की बनी हुई है, एक सिस्टम बना हुआ है। हर एक अलग-अलग केस के लिए अलग-अलग न्यायालय, ट्रिब्यूनल ये सब डिसाइडेड हैं। लेकिन एक फंडामेंटल और है, अगर आपको किसी प्रोसेस से जाना भी है कि मान लीजिए आप एक सैटिस्फाइड नहीं है कोर्ट से के जजमेंट से, तो आप उसके हायर पे जा सकते हो। लेकिन एक हायरार्की में, ये नहीं कि डायरेक्टली आप आपके घर की बकरी चोरी हो गई तो हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएँगे, ऐसा नहीं है। लेकिन फंडामेंटल राइट्स अगर किसी का वॉयलेट हो रहा है, तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हो। रीज़न दे दीजिए कि आपको हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, क्योंकि 226 में हाई कोर्ट को भी ये पावर है रिट जारी करने की, फंडामेंटल राइट और भी कानून के सिवा फंडामेंटल राइट्स के लिए भी वो जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुद्दा ऐसा लगता है कि कोई सीरियस है या आपका रीज़न वैलिड है, तो आप डायरेक्टली सीधे हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ये रहा हमारा संवैधानिक उपचार। अब इसमें 5 तरह के रिट जारी किए जाते हैं। इसको हम एक सेपरेट वीडियो में ऑलरेडी पूरा डिटेल में समझा चुके हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं इसको मैं शॉर्ट में बता दे रही हूँ।
5 तरह के रिट इसके बेस पर सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकती है। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट की बात कर रही हूँ, यहाँ से 226 को मत जोड़िएगा। ये दोनों का कंपैरिजन किया जाता है, साथ में पढ़ा जाता है, और हाई कोर्ट को भी राइट है 226 के बेस पे फंडामेंटल राइट के लिए रिट जारी करना, लेकिन वो फंडामेंटल 226 फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जाना फंडामेंटल राइट है। ये चीज को ध्यान रखिएगा, तो कंफ्यूज मत होइएगा 226 में और यहाँ के फंडामेंटल राइट में फॉर दिस पॉइंट, क्योंकि ये अपने आप में ही ये फंडामेंटल राइट को सेव करता है, साथ में खुद भी फंडामेंटल राइट है। ये दोनों में डिफरेंस है। दूसरी चीज है, ये इतना इंपॉर्टेंट फंडामेंटल राइट है, इसी वजह से भीमराव अम्बेडकर ने इसे हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा था, क्योंकि यही है, इसलिए सबके फंडामेंटल राइट्स बचे हुए हैं। और दूसरी चीज है कि ये सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि सीधे अपने जुरिसडिक्शन में किसी भी फंडामेंटल राइट के केस को ले सके, और साथ में इंडिविजुअल को पावर देता है कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट को जा सके। तो ये दो चीजों की बात करता है। बंदी इसमें इसके बेस पे 5 तरह के रिट निकाले जा सकते हैं, 5 तरह का कमांड कोड दे सकती है, ऑर्डर दे सकती है। क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पहला हो गया बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी आपने किसी भी इंसान का फंडामेंटल राइट वॉलेट हो गया, अगर आपने गलत तरीके से डिटेंशन कर लिया है या गिरफ्तारी कर ली गई है अवैधानिक तरीके से, इलीगल तरीके से, तो आप इसको पकड़कर जेल में डाल सकते हैं, पहली चीज। ठीक है। दूसरी चीज है, अगर डाल दिया हो तो आपको बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदे को जिसे आपने बंदी बनाया है उसको प्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्षीकरण और करण जहां लग जाता है वो प्रोसेस को दिखाता है। देखिए वर्ड में ही अपने आप में ये एक्सप्लेन कर रहा है, बंदी को प्रत्यक्ष ले आइए और जज के सामने पेश करिए कि जिस भी तरह से आपने डिटेंशन किया है ये लॉजिकल है, लीगल है कि नहीं, नॉट लॉजिकल, लीगल है या नहीं, इस चीज को देखा जाएगा कोर्ट में। 24 घंटे के अंदर करना होता है, कंडीशन अप्लाई, उसके बारे में हम वहां बात कर चुके हैं क्या है। दूसरी चीज, इसे हैबियस कॉर्पस, इंग्लिश में नॉट इंग्लिश में, लैटिन भाषा में इसको हैबियस कॉर्पस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है टू हैव अ बॉडी, यानी बॉडी को प्रेजेंट करो। हैव अ बॉडी का मतलब डेड बॉडी नहीं, यहाँ पे बॉडी का मतलब उस इंसान की बॉडी को यहाँ पे लेके आओ जिसको आपने डिटेन किया है। उसके बाद है हेबियस कॉर्पस के बाद परमादेश है, जिसमें अगर कोई बंदा अपनी पब्लिक ड्यूटी या कोई पब्लिक अथॉरिटी पर बैठा हुआ है, पोस्ट उसने होल्ड की है और अपनी पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ड्यूटी अपनी नहीं परफॉर्म कर रहा है, इस बेस पर आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पे जाके अप्लाई कर सकते हो कि इसने अपनी पब्लिक ड्यूटी परफॉर्म नहीं की है, और इसके बेस पर उसके ऊपर परमादेश या मैंडेमस जारी हो जाएगा। इसको हमने अलग से पूरा बता दिया, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रही हूँ, वहां पर ये डिटेल, इसके बाद नेक्स्ट वाला वीडियो जो आपको अवेलेबल होगा उसमें पूरा सब कुछ डिटेल में दिया हुआ है इसके बारे में। उसके बाद मैंडेमस के बारे में और यहाँ पे बता दूं, इसका मतलब होता है वी कमांड, वी कमांड और परमादेश उसको बोलते हैं। इतना ये हो गया इसके बारे में। अब नेक्स्ट होता है वी कमांड और सर्चियरी। इसके पहले मैं प्रोहिबिजन ही लिख देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये होता है प्रोविजन और सर्चियरी जो इसके बाद आएगा, ये दोनों ही एसोसिएटेड हैं कोर्ट से। प्रोविजन का मतलब होता है कि कोई अगर आपने किसी कोर्ट में अप्लाई किया, किसी लोअर कोर्ट में अप्लाई किया और वहां आपको लगता है कि आपका जजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं दिया गया, आपकी बात को नहीं सुना गया, आपके फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट किया गया है, तो आप उससे हायर अथॉरिटी में उससे जो उसकी हायर अथॉरिटी होगी आप वहां पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कोर्ट को वैलिड लगेगा आपकी बात तो वो टेक ओवर कर सकती है। जो भी हायर कोर्ट होगी, उस कोर्ट से जो हायर कोर्ट होगी, जैसे कोई लोअर कोर्ट में केस चल रहा है तो हाई कोर्ट उसको अपने पास मांग सकती है कि आपने ठीक से नहीं सुना, लॉ मेरे जुरिसडिक्शन में, हम इस मुद्दे को सुनेंगे। अगर हाई कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट उससे मांग सकती है कि ये मुद्दा हम देखेंगे अगर किसी तरह का वॉयलेशन हुआ है। तो ये हो गया प्रोहिबिजन। अगर किसी भी फंडामेंटल राइट किसी का वॉयलेट हो गया कोई भी जजमेंट देते समय, जजमेंट देने से पहले ध्यान रखिएगा इस चीज में, प्रोहिबिजन में जजमेंट देने से पहले यानी प्रिवेंशन करेंगे, प्रिवेंशन बेटर देन क्योर वाला जो स्टेटमेंट है, प्रिवेंट किया जाएगा
कि गलती ना हो। और अगर मान लीजिए जजमेंट दे दिया गया, उसके बाद पता चलता है कि ये जजमेंट फंडामेंटल राइट के किसी को वायलेट कर रहा है, इस केस में हम सर्चरी नॉट हम कोर्ट सर्चरी जारी करता है। इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड। और यहाँ पे आपको प्रेजेंट करना पड़ता है क्या, यहाँ आपको प्रेजेंट करना पड़ता, यहाँ पे अगेन कोर्ट अपने पास जुरिडिक्शन में ले सकता है। हायर कोर्ट जो उस कोर्ट से हायर कोर्ट में रहेगा, वो अपने जुरिडिक्शन में वो केस को ले सकता है आफ्टर द आफ्टर पासिंग द जजमेंट। जब जजमेंट पास हो चुका होगा, उसके बाद ये रिट जारी किया जा सकता है कि तुम ठीक से जजमेंट नहीं सुना है, हम फिर से सुनेंगे, आओ कहानी सुनाओ फिर से। फिर ये चीजें कर सकते हैं। और लास्ट होता है कोवरेंटो। कोवरेंटो क्या होता है, जब आपने किसी अथॉरिटी पर आप बैठे हुए हो और आप उसके लिए जो क्राइटेरिया बनाया गया था, योग्यता बनाई थी, उसको पास किए बगैर चले जाओगे। और इसका फाइनेस्ट एग्जांपल है अभी बिहार में कुछ समय पहले एक आईपीएस 2 लाख में कोई आईपीएस बना था ना। तो यही है कि आपने कोई क्वालिफिकेशन जो बनाई गई है, यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं किया और आप एक पोस्ट को होल्ड करके बैठ के लोगों पे रौब जमा रहे हो। अगर ऐसा किसी तरह ने गलती की कि जो क्राइटेरिया बनाया गया उसको पार किए बगैर किसी ऑफिस को होल्ड करता है, तो उसके लिए को वारंटो जारी होता है। और इसमें हाँ, अगर ये गलत पाया गया तो उसको उसके पोस्ट से हटाया जा सकता है। इसीलिए बहुत सारे जो फर्जी तरह से लोग जॉब ले लेते हैं, फाइनली जब उन पे नस उसकी नस्ल कसी नसेल क्या बोलते हैं, नकेल कसी जाती है, तो फिर उनको जॉब से अपने हाथ धोना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं इसके अंतर्गत। इसको अधिकार प्रश्य भी बोलते हैं हिंदी में। तो ये रहा अबाउट द फंडामेंटल राइट्स एंड द रिट। तो अब अब दिमाग बहुत काम नहीं कर रहा। 6-7 घंटे हो चुके हैं, मे भी बहुत ज्यादा इसमें वो हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इधर वी आर गोइंग टू बी रिकॉर्डेड अगेन। चलिए मिलते हैं।